नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात वासी क्या सच में परेशान है? क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई जो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे मामला बिगड़ता चला जा रहा है? अमेरिका में वेनेजुएला में जो कार्रवाई हुई, भारत उस पर बोल नहीं पा रहा, डर क्या है? और अभय द्विवेदी के साथ मैंने बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि उमर खालिद को 1 साल तक जमानत अप्लाई नहीं कर सकते, ये कौन सा न्याय है? शानदार बातचीत है। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, बिहार का चुनाव चल रहा था, एक युवक मंच पर आता है, शायद राहुल गांधी तब मंच पर थे भी नहीं, और मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कहता है, और पूरा चुनाव बिहार का शिफ्ट करने की बीजेपी की कोशिश होती है। बिहार बंद बुला लिया जाता है कि साहब, एक नेता ने मोदी जी की माता जी के बारे में कमेंट किया करते हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने पूछा कि खुद मोदी जी ने किसी की माता जी के बारे में क्या क्या कहा। 100 करोड़ की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनिंदा के लिए कहा, और विधवा, कांग्रेस की विधवा, ने क्या क्या कहा। ये सब मुद्दा बनता रहा। मतलब मुख्य चुनाव जो था वो उससे फोकस हटाने की बात हो गई। कन्हैया के लिए कहा गया कि कन्हैया ने नारे लगाए, टुकड़े टुकड़े होंगे देश के, और कन्हैया हर शो में आके कहते रहे सालों तक, अगर मैंने नारे लगाए तो मुझे सजा दिलवाइए, चार्जशीट लगाइए। सालों तक चार्जशीट ही लगी। जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। उमर खालिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और ये कहा कि 1 साल तक जमानत की याचिका भी नहीं लगा सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैसला मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था। राम रहीम जैसा बलात्कारी हत्यारा न जाने कितने दिन के लिए जेल से बाहर पैरोल पे आ जाता है, फिर आजकल बाहर आ गया है, साबित हो चुका, सजा हो चुकी। उमर खालिद को 5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ यार, मुकदमा मुकाम तक नहीं पहुंचा। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम बार बार उस वीडियो को मांग रहे हैं जो पुलिस से मौजूद है, दिखाओ तो कि उमर खालिद है या नहीं। और जब अमेरिका में 7 सांसदों ने कहा तो पूरी दुनिया में उमर खालिद का नाम गया, और अब सुप्रीम कोर्ट के ने कहा कि साहब जमानत तो खारिज खारिज कर ही रहे हैं, लेकिन 1 साल तक अब ये जमानत की अप्लाई भी नहीं कर सकते। बहुत बड़े लोगों ने दोनों जजों के पिछले गुजरात के कनेक्शन का हवाला देना शुरू किया ट्विटर पे, एक्स पे, सोशल मीडिया पे। मैं उन चर्चाओं पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाने से लोगों का भरोसा टूटेगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, महिला गायब हो गई, चीफ जस्टिस ने मनमाफिक फैसले दिए और राज्यसभा चले गए। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। एक चीफ जस्टिस थे, बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते थे, रिटायरमेंट से पहले प्रधानमंत्री को घर बुला के गणेश आरती कर रहे थे, और बाद में बड़ा सा बंगला मिल गया उनको, फिर मर्सिडीज गाड़ियों के संग उनके फोटो वायरल हो गए। तो अब इस देश में अब न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में है, जजों के अपने कर्मों से उनकी भूमिका घेरे में है। मुझे लगता है कि 1 साल तक आप जमानत की याचिका लगा नहीं सकते, ये कौन सा फैसला है? मेरे गले तो नहीं उतरा भैया। खारिज करिए, वो 2 महीने बाद लगाए, नए तर्कों के साथ लगाए, फिर खारिज करिए, लेकिन आप 1 साल तक जमानत अप्लाई नहीं कर सकते। उधर जेएनयू के नारों को लेकर माहौल गर्मा गया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, और जो नारे हैं वो किसी के खिलाफ भी नहीं लगने चाहिए। वो नारे भली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का नाम हो या विपक्ष के नेताओं का नाम हो। बड़ा सवाल यह है कि जैसे पिछले नारे संदेह के घेरे में थे कि नारे लगाए किसने। कन्हैया कह रहा हमने नहीं लगाई, ये बीजेपी की आईटी सेल हर जगह मौजूद रहती है। आपको लगता है कि ये नारे क्या वाकई में इस बार उन्हीं लोगों ने लगाए होंगे जिनके नाम हैं, और ये नारे अब राजनीति में क्या भूमिका अदा करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? संजय जी, मैं खुद भी वामपंथी दलों से संबंधित रहा हूं। मुझे ये मानने में कोई संकोच कभी नहीं रहा। आज मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, शायद पहले भी कभी कह चुका हूं। वामपंथियों में हजार कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो रणनीतिक रूप से मूर्ख नहीं हो सकते। वामपंथी पार्टियां और वामपंथी पार्टियों से जुड़े छात्र संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो या कोई और संगठन हो, मजदूर संगठन हो, वो सब पार्टी द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक चलते हैं, और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आसानी के साथ वो दुश्मन के हाथों में खेल जाएं। अगर ये वामपंथी संगठनों ने की है तो ये वामपंथी संगठन किसी काम के नहीं है। अगर ये वामपंथी संगठनों ने ये नारेबाजी की है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू में इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण नारेबाजी की है, तो ये वामपंथी संगठन किसी काम के नहीं है। इनके ऐसे बेवकूफ और आत्मघाती किस्म के छात्र नेता से छात्र नेता ना होना ही भला है, और वामपंथी ना होना ही भला है। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी
वामपंथी संगठन की छात्र शाखा के सदस्यों ने इस प्रकार की नारेबाजी की है, तो मैं उसको आपत्तिजनक मानता हूं, और मैं मानता हूं कि वो न केवल इस दृष्टि से आपत्तिजनक है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को पराजित करना चाहते हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीकों से और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मर्यादाओं में रह के उन्हें पराजित करेंगे। इस प्रकार की बेवकूफाना नारेबाजी करने से तो भाजपा का ही पक्ष मजबूत होता है। उसमें कुछ भी नहीं है, तो पूरी तरह मतलब अपने आप हारे हुए और निराश लोगों की नारेबाजी है। हारे हुए निराश लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब कन्हैया वाला प्रकरण हुआ था, उस वक्त की सारी टीवी बहसों में मैं शामिल था, और बाद में यही मत निकला कि वो जो वीडियो था, वो वीडियो सच्चा वीडियो नहीं था। वो वीडियो वो सच्चा वीडियो है, ये कभी प्रमाणित नहीं हो पाया। एक झूठा वीडियो बनाकर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम किया गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ को बदनाम किया गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों ही स्थितियों में अगर ये वास्तव में वामपंथी छात्रों ने नारेबाजी की है, तो वो बेकार किस्म के वामपंथी हैं, उन्हें वामपंथ का मतलब भी नहीं पता है। और अगर ये वामपंथी छात्रों ने नारेबाजी नहीं की है, उनके नाम पर ये चिपकाई जा रही है, उनके दरवाजे पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें करने में उस्ताद है, ये बहुत पहले से साबित हो चुका है। किसी के खिलाफ फर्जी सीडी जारी कर देना, किसी के खिलाफ फर्जी वीडियो कर देना, ये सब तो दिन रात वो लोग करते रहते हैं। यहां तक कि खुद उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, मेरे ख्याल से उमर खालिद के एक भाषण का जिक्र किया जा रहा है उसके अंदर, तो उसमें पुलिस उनके भाषण, उमर खालिद के भाषण के जिस हिस्से का इस्तेमाल कर रही है उनके उसके खिलाफ सबूत बनाने में, उससे पहले का हिस्सा वो नहीं दिखाना चाहती, बताना नहीं चाहती उससे पहले उमर खालिद ने क्या कहा था। उमर खालिद ने उससे पहले ये कहा था कि हम लोग तो गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन करना चाहते हैं। उमर खालिद उससे भी कह रहा है कि हम कोई शांतिपूर्वक ये आंदोलन करना चाहते हैं, हमारा काम और कुछ करना नहीं है, हम जो भी प्रतिरोध कराएंगे गांधीवादी तरीके से प्रतिरोध कराएंगे। वहां वो ये स्थापित कर रहा है, और पुलिस उसकी इस कथन को छिपा ले रही है, उस कथन को बता रही है जहां पे वो आंदोलन करने का आह्वान कर रहा है या आंदोलन कैसे किया जाए ये बता रहा है, वो छिपा रही है। जब जो सरकार के खिलाफ वकील हैं, जब अदालत में मांग करते हैं कि भाई पूरी सीडी दे दी जाए, तो उनको सीडी भी नहीं पूरी दी जाती। तो ये मामला है असली। अब आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए आदरणीय है, और मेरा मानना है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की साख इस देश में खराब हो गई, उस दिन न्यायपालिका की साख मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की साख पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उन दो विद्वान जजों की राय पे भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जिन्होंने ये फैसला दिया है। मेरा काम जजों के ऊपर टिप्पणी करना नहीं है, न मेरा कानूनी ज्ञान इस तरह का है कि मैं ऐसी हैसियत रख पाऊं, और ना मैं उचित मानता हूं इसको। अगर ज्ञान हो तब भी मैं उचित नहीं मानता उसके ऊपर टिप्पणी करूं। जो राजनीतिक समीक्षक के तौर पर जो मेरे सामान्य ज्ञान में बातें आती हैं वो मैं रखूंगा। मैं जो बातें कह रहा हूं कानून के जानकार के तौर पे नहीं, राजनीति के एक समीक्षक के तौर पे ये बातें कह रहा हूं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये मानते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया पहली नजर में अपराध बन रहा है, तो ये उनके हक में है कि वो उनको जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दें। ऐसे किसी भी अभियुक्त को जिसके बारे में जज ये जजों ने सबूतों पर निगाह डाल के ये इस निर्णय पर पहुंच गए हैं कि वो उनके खिलाफ मामला बन रहा है, तो उसको वो कभी जमानत पर रिहा नहीं करेंगे। जजों को ये भी हक जाता है कि वो अलग अलग एक ही मुकदमे में जितने भी अभियुक्त हैं सबकी जमानत पर अलग अलग फैसला करें। मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं कि सबकी, अगर एक को जमानत दें तो सबको जमानत दें, एक को जमानत न दें तो सबकी जमानत काट दें, ये भी नहीं। सबकी जमानत पे वो अलग अलग फैसला दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मेरी अपनी कॉमन सेंस ये कहती है कि जजों को ये भी देखना होगा कि जो अभियुक्त हैं उनको इंसाफ मिलने में देरी तो नहीं हो रही है। इंसाफ मिलने में अनावश्यक देरी तो उनको नहीं हो रही है। अनावश्यक देरी का मतलब यह है कि उन पर मुकदमा चलाने वाली जो पुलिस है, राज्य है, जो राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है।
राज्य अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसका दंड जो है वो अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता। तो यहां बिल्कुल साफ है कि 5 साल से वो जेल में बंद हैं। 5 साल में भी आपने पूरी चार्जशीट भी नहीं दाखिल की है, टुकड़ों में चार्जशीट दाखिल की है। 5 साल में भी मुकदमे की कार्रवाई जिस मुकाम पर पहुंचनी चाहिए थी उस मुकाम पर नहीं पहुंची है। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस की अक्षमता या तो जानबूझ के की गई है या अनजाने में हुई है, दोनों ही हालतों में वो अक्षमता है। उस अक्षमता का दंड अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता। ये ध्यान भी अदालत को रखना पड़ेगा। अदालत ये ध्यान नहीं रखेगी तो और कौन ध्यान रखेगा? किसकी जिम्मेदारी है ध्यान रखने की? अच्छा, फिर अखबारों में छपा है और सब लोग जानते हैं इस इतिहास को। यूपी एपी के तहत, इस आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत 16 बार ऐसा हो चुका है, 1-2 बार नहीं, 16 बार ऐसा हो चुका है कि अदालत ने अभियुक्तों के जेल में गुजारे गए समय को इस बात का पर्याप्त आधार माना है कि उनको जमानत दे दी जाए। अदालत ने कहा काफी दिन जेल में रह चुकी है। 5 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। 5 साल ऐसी नहीं होती कि 6 महीने या 5 महीने गुजारे गए हो। 5 वर्ष, 16 बार सुप्रीम कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही, सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न बेंचों ने ही अभियुक्तों को जमानत दी है यूपी एपी के तहत। तो मेरा मानना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो हम लोगों के सबके सिर माथे पर। दूसरे, अभी तक उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ जुर्म तो उनका साबित नहीं हुआ है, मुकदमा तो अभी चल ही रहा है। ऐसे में उनके ऊपर 1 साल तक जमानत की अर्जी देने पर भी प्रतिबंध लगा देना तकरीबन उन्हें 1 साल की सजा सुना देने के बराबर है। आप सोचिए, जो व्यक्ति जेल में बंद है, अगर उसको ये अधिकार भी उससे छीन लिया जाए कि वो किसी अदालत से कह सकता है कि भाई हमारे मामले पर गौर कीजिए, तब तो उसको सजा ही हो गई। ये तो सजा याफ्ता मुजरिम है, उसी के बारे में ये उसको जमानत हायर ऊंची अदालत में तो ले जाने का हक होता है, लेकिन जिस अदालत से उसको सजा मिली है उस अदालत में तो वो जा नहीं सकता जमानत के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तमाम बातें मेरे जैसे व्यक्ति को, इसको कानून की समझ भी नहीं है, उसकी समझ में आ जाती हैं देखने से। तो जाहिर है कि दुष्यंत दवे जैसे वकील, जस्टिस इकबाल अंसारी जैसे पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये सब लोग तो इस मामले को और ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं और ज्यादा गंभीरतापूर्वक देख सकते हैं, और इन लोगों की राय मैंने सुनी है। और इन लोगों की राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो एक कमजोर फैसला है, एक अनुचित फैसला है। ये ठीक बात दोनों है। की राय, मेरी राय। अबे जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जेएनयू का नाम भक्तों को इतनी हरी मिर्च क्यों लगाता है। जेएनयू को गाली देने पर तो जाते हैं, जबकि बीजेपी के अंदर इतने मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री समेत, वो सब जेएनयू से पड़े हुए हैं। जेएनयू का नाम क्या नेहरू लगा हुआ है, नाम में इसलिए मिर्ची लग रही है, या फिर हम नेहरू जी का जेएनयू नाम के हटा साथ के ये है कि जेएनयू चूंकि वामपंथी छात्र राजनीति का हमेशा से गढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद उस गढ़ को अभी तक भारत विद्यार्थी परिषद भेद नहीं पाई है। बार बार विद्यार्थी परिषद कोशिश करती है और हर बार वहां पे परास्त होती है जेएनयू। पहले के मुकाबले उसका समर्थन बढ़ा है। पहले तो एक कोने में ही बैठे रहते थे वो लोग, उदास और गमगीन बैठे रहते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता भी नहीं था उनको जेएनयू में। अब वो चुनाव लड़ते हैं, वोट भी प्राप्त करते हैं, टक्कर भी देते हैं, लेकिन जीत अभी भी नहीं पाते। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। इसलिए वो जेएनयू में सारा जिस तरह के वाइस चांसलर रखे जाते हैं, बात बात में वामपंथी छात्रों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जाते हैं, वाइस चांसलर प्रशासन की तरफ से उनको दंडित किया जाता है, इसके बावजूद वो वामपंथी छात्रों और संगठनों की जज्बे को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके जीवट को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत नाराज रहते हैं और जेएनयू का राक्षसीकरण कैसे किया जाए इस काम में, इन योजनाओं में लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और बड़ी हैरानी है कि मुझे कि अभी तक उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बाला साहब देवरस यूनिवर्सिटी, वीर सावरकर यूनिवर्सिटी, ये क्यों नहीं हुआ? ये अभी तक जेएनयू बची कर हुई देंगे, क्यों है? ये भी कर देंगे, वो जरूर करेंगे और ये तब करेंगे जबकि वो वहां पर वामपंथी राजनीति को परास्त कर देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे छात्र संगठन के ऊपर। उसके बाद में एक दिन ये भी कर देंगे। तब तो चैन आ जाएगा ना कि अब तो भैया ये बाला साहब देवरस यूनिवर्सिटी हो गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर देंगे उसको। मुखर्जी विश्वविद्यालय। फिर तो चैन पड़ जाएगा ना, वीर सावरकर के नाम पर कर दें।
कि हाँ, कुछ भी वीर सावरकर के नाम नहीं रखेंगे, सावरकर जी से ज्यादा अंदर से खुश नहीं रहते ये लोग। सावरकर और उनके बीच में बड़े मतविरोध थे, सावरकर से खुश नहीं रहते। सावरकर, इसीलिए सावरकर को आज तक इन्होंने, देखिए सावरकर की किताब पढ़ते हैं, क्योंकि सावरकर की किताब में ही पहली बार हिंदुत्व क्या है इसकी व्याख्या की गई थी। लेकिन सावरकर को भारत रत्न नहीं देते, चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया और जाने किन किन को भारत रत्न दे दिया, लेकिन सावरकर को आज तक नहीं दिया, जिनकी किताबें पढ़ के इन लोगों ने हिंदू संगठन बनाना सीखा। बड़े विवादित बयान है ना सावरकर के, गाय वाय को लेकर भी। गाय वो उसकी हमेशा चर्चा होती रहती है, गाय को लेकर जो उन्होंने बयान दिया। मेरा कहना है गाय को तो उनके इनके मंत्रालय के किरण रिजिजू भी कहते हैं हम गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो खुद उन्होंने मंत्रालय में है। लेकिन अब तो ये हो गया ना कि वहां की गाय दूसरी गाय है, यहाँ वाली गाय दूसरी गाय है, वहां वाली लेकिन सावरकर ने एक और बात कही थी, सावरकर ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक पैदा होता है, शाखा जाता है, ध्वज प्रणाम करता है और उसके बाद मर जाता है, बिना कुछ उपलब्ध किए हुए मर जाता है। ये सावरकर का बयान है। तो सावरकर का ये बयान इन लोगों को बहुत खलता है। सावरकर संघ और उनकी जो गतिविधियां हैं, शाखा लगाने की, लाठी चलाने की और सड़कों पर मार्च वगैरह करने की, इनको बड़े तिरस्कार की निगाह से देखते थे। हाँ, इसीलिए नहीं मिला। दूसरी खबर जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर आ रही है। अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला पे हमला किया, वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना के ले गए, और कांग्रेस ने और नेता ने बड़ा हैरानी भरा ये किया है कि भारत कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अमेरिका की तो गुंडागर्दी है, किसी घर में घुसो, पकड़ के ले आओ, ले जाओ, भारत शांत बैठा हुआ है, जबकि दुनिया के कई देशों से रिएक्शन सामने आए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये दूर नहीं है कि घटना भारत में भी घट सकती है। अब पहल ये कांग्रेस के मुझे नेता लगता का है कि इशारा। पृथ्वीराज चौहान, या तो पृथ्वीराज चौहान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा देखते हैं, उनकी भी कल्पनाएं उड़ान भरने जा रही हैं, क्योंकि एपिस्टीन मामले में सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने ही बयान दिया था कि एपिस्टीन मामले से मोदी वोदी सब उसमें आ सकते हैं उसके अंदर, और पृथ्वीराज चौहान के इस बयान से ही सब लोगों को तरंग लगी और सब लोगों ने उसमें वीडियो बनाने शुरू कर दिए। बाद में सरकार मिर्ची लग गई, सरकार सबके हाँ, वीडियो हटवाने में चल गई। उसमें अब पृथ्वीराज चौहान ने अब ये बयान दे दिया कि भारत में भी ये हो सकता है। देखिए वेनेजुएला अलग चीज है, भारत अलग चीज है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए पृथ्वीराज चौहान को। ये बिल्कुल बेकार की बात है भाई, क्या मतलब है इस बात का? हाँ, इतनी हिम्मत अमेरिका अगर इस तरह का हमला यहाँ पे करेगा तो उसको बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी, बहुत अमेरिका की हालत हो जाएगी। अमेरिका भी इतना मूर्ख नहीं है कि वो इस प्रकार की हरकत करने की जरूरत क्या है। जब भारत का प्रधानमंत्री उनको खुश करने में लगा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए तेल खरीदना कम कर दिया रूस से, और अगर मैं खुश नहीं होऊंगा तो मैं और नुकसान पहुंचा सकता हूं, मैं और टैरिफ लगा सकता हूं। जब ये बात वो पत्रकारों के सामने ट्रंप कह रहे हैं और मोदी जी उस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, एक तरह से मौन स्वीकृति लक्षणम है, मौन जो है वो स्वीकृति का लक्षण है, ये मान रहे हैं मोदी जी, तो फिर ट्रंप को हमला करने की क्या जरूरत है? बिना कहे तो भारत पहले ही से उनकी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहले से ही ट्रंप की सैटेलाइट में आ गया है, ट्रंप की कक्षा में, मतलब जो आ गया, ट्रंप की ऑर्बिट में आ गया है, ट्रंप का सैटेलाइट बन गया है भारत। सही बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। एसआईआर के मामले में यूपी में लगभग 3.25 करोड़ वोट कट गए। ममता बनर्जी बहुत नाराज हैं, कह रही है मैंने वकालत पढ़ी है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। होगा क्या, बिहार के चुनाव पूरे खत्म हो गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहाँ आते हैं, आप कहीं चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे या ना दे, लेकिन इस यूपी में जो हो रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करना जरूरी है, ताकि ये ना कहा जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे। देखिए यूपी में जो हो रहा है बिहार से बिल्कुल अलग तरह का है। उसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव आयोग काम कर रहे हैं, एक नहीं काम कर रहा। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव आयोग वो है जो कि योगी जी के अधीन है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो मोदी जी के अधीन है, और उसके कर्ता धर्ता राज प्रताप सिंह है, वो मोदी जी को रिपोर्ट करता है। उसने अभी ग्रामीण उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट बनाई है। योगी को मोदी को योगी जी को रिपोर्ट करता है। अभी उसने ग्रामीण उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट बनाई है, और उस वोटर लिस्ट की एसआईआर की वोटर लिस्ट आने से पहले ही ग्रामीण उत्तर प्रदेश में कितने वोट हैं उनकी संख्या सामने आ गई है। अब जो ज्ञानेश कुमार जी का चुनाव आयोग जो है उसने एसआईआर करके पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट बनाई है। जब आप उसको देखते हैं तो आप पाते हैं कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जितने वोट हैं
लगभग उतने ही वोट 12 करोड़ उससे कुछ ज्यादा वोट ये बता रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में है। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये जो पूरा घपला है, इसकी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत तो होनी चाहिए भाई। ये इसका जानते हो क्या मतलब हुआ है? मैं इसको इस तरह से देखता हूं, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि योगी आदित्यनाथ को शक तो था ही कि एसआईआर में लोग हमारे खिलाफ कुछ गड़बड़ी करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने चुनाव आयोग को एक्टिवेट कर दिया और उसने ग्रामीण उत्तर प्रदेश की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। अब वो लिस्ट बन के आ गई है, तो अब उस लिस्ट बन के आने से जो एसआईआर के जरिए लिस्ट आई है, उस लिस्ट पर सवालिया निशान लग गया है। विपक्ष सवालिया निशान लगा है उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की एक चुनाव कराने संबंधी संस्था है, उसने सवालिया निशान लगा दिया। तो हमेशा ही जो एसआईआर की लिस्ट है अब वो संदिग्ध रहेगी हमेशा, क्योंकि ये बेतुकी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में पंचायतों वगैरह के चुनाव होंगे तब वो जिस लिस्ट से होंगे उस लिस्ट में बहुत से वोटर ऐसे होंगे जिन्हें विधानसभा में वोट नहीं डालने दिया जाएगा, जिन्हें लोकसभा में वोट नहीं डालने दिया जाएगा। तो इसमें पंगा होगा ही जरूर, तब हल्ला होगा, तब शोरगुल होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए लोगों, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या लटका दे ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और केंद्रीय चुनाव आयोग के यहाँ भी अर्जी डालनी चाहिए कि ये हो रहा है, इसको आप देखिए। केंद्रीय चुनाव आयोग चूंकि विपक्ष का कोई आरोप तो है नहीं लगाया हुआ, अखिलेश ने तो ना आरोप लगाया, ना कांग्रेस ने लगाया है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव आयोग ने, जो कि भाजपा सरकार का ही चुनाव आयोग है, उसने किया है। ये उसने आरोप भी नहीं लगाया है, उसने अपनी लिस्ट बना के रख दी है। वो लिस्ट ही अपने आप में एक आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता का एक बयान ट्वीट किया है मुख्यमंत्री का, जिसमें उनके कह रहे हैं कि आजादी के बाद में कांग्रेस के विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था। ये नया शिगुफल आई है, जैसे कंगना रनौत ने कहा था 2014 के बाद आजादी मिली, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है कि साहब कांग्रेस के विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था। ऐसे महान लोग महिला हैं और संयोग से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गई हैं, तो मैं उनके खिलाफ किसी टिप्पणी करने से परहेज करूंगा। मैं उनके वक्तव्यों को सुनकर अनसुना करता रहता हूं, क्योंकि जब भी मैं उनके वक्तव्यों को सुनता हूं मेरा मन तो बहुत करता है टिप्पणी करने का, लेकिन मैं टिप्पणी करने से परहेज करता हूं। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। हम लोग तो हिंदू हैं, ईसाई है नहीं, हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन ईसा मसीह ने कहा था, वो हमें याद रखना चाहिए कि उसे क्षमा कर दो, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय तुम्हें पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताएगा जरूर, शुक्रिया, थैंक यू।